नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीसीएस बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। विद्यार्थी, ये जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके 6th चैप्टर से लिया गया है। जो छठा चैप्टर है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने लास्ट वीडियो में विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है वो देख लिए थे। उन एक्सपेरिमेंट से ही जो निष्कर्ष निकले उनको हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, दो नियमों के रूप में पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम हैं वो माइकल फैराडे के द्वारा दिए गए थे। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो भी माइकल फैराडे के द्वारा ही किए गए, साथ में जोसेफ हेनरी ने भी उन एक्सपेरिमेंट को किया था। तो पहले तो आप दिमाग में ये फिट बिठा लीजिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग और नियम दोनों अलग अलग हैं। प्रयोग 3 हैं जो कि माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने दिए थे, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम 2 हैं जो कि माइकल फैराडे ने दिए थे। माइकल फैराडे ने अपने जो एक्सपेरिमेंट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, उनसे दो निष्कर्ष निकाले और दोनों निष्कर्षों के आधार पर दो नियम दे दिए। देखिए, हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो एक्सपेरिमेंट थे उनमें क्या देखा, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो प्रयोग हैं उसमें हमने ये देखा कि हम एक जब कुंडली लेते हैं और उस कुंडली से संबंधित जब चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव आता है, जब बी बदलता है या फाई बी बदलता है, तो उस कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित होती है। उस कुंडली के अंदर से एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ये हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के एक्सपेरिमेंट में देख लिया था। तो विद्यार्थियों, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम हैं वो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम माइकल फैराडे के द्वारा दिए गए। किसके द्वारा दिए गए? माइकल फैराडे के द्वारा दिए गए। क्लियर? दो नियम हैं। कितने नियम हैं? देखिए, नियमों को आप आगे पीछे नहीं लिख सकते। पहला नियम पहले नियम की स्थान पर ही आएगा, आगे पीछे नहीं कि भाई हम पहला नियम भूल गए पहले दूसरा लिख देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के एक्सपेरिमेंट है उनसे निकला निष्कर्ष ही है। अर्थात यदि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, किसमें परिवर्तन होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह है पहला नियम। एक बार फिर से सुन लीजिए कि यदि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव होता है, तो उस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात उस कुंडली में से विद्युत का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर मैं पुट कर रहा हूं पहला नियम, यदि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये क्लियर हो गया है। तो यदि इस कुंडली से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें यदि बदलाव आ रहा है, तो इस कुंडली के अंदर से धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा, धारा इसमें से बहना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? अब देखो, हम यहां पर बात करते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन कैसे हो सकता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किस तरीके से हो सकता है? चुंबकीय फ्लक्स हम क्या जानते हैं
देखिए इसको मैं, नियम तो इतना ही है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो चुंबकीय फ्लक्स में हमने परिवर्तन बताया है वो किस तरीके से हो सकता है। चुंबकीय फ्लक्स का हम फॉर्मूला जानते हैं, हमने इस चैप्टर के प्रारंभ में ही चुंबकीय फ्लक्स को पढ़ लिया था। फाई बी इक्वल टू होता है बी ए कोस थीटा। अब देखिए जहां बी चुंबकीय क्षेत्र, ए क्षेत्रफल और थीटा है बी वेक्टर तथा ए वेक्टर के मध्य का कोण। चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण क्या है? थीटा। अब देखिए फाई बी में परिवर्तन कब होगा? जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स बदलता है। अब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का अर्थ क्या है कि इस कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। देखो यदि कहीं पर भी ऐसा आ जाए कि वह चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, इट मीन्स वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में ही परिवर्तन हो रहा है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के एकांक पृष्ठ में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है उसी को ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बदल रही है, इट मीन्स चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है। और जब चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो हम ये जानते हैं कि बी में जब परिवर्तन होगा तो फाई बी में भी परिवर्तन होगा। क्लियर? तो एक तो जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है वो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? क्षेत्रफल बदलें। क्या बदलें? क्षेत्रफल में यदि बदलाव आ जाए। देखो मेरी बात को सुनना, जैसे यहां पर तो हमने स्प्रिंग नुमा संरचना ली है और इस स्प्रिंग नुमा संरचना का जो अनुप्रस्थ काट ऐसे स्प्रिंग है इस तरीके से, और ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। यदि इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में बदलाव कर दे, क्षेत्रफल बदल जाए तो भी फाई का मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। फाई का मान परिवर्तित हो जाएगा। जब ए बदलेगा तो फाई बी भी बदल जाएगा, और जब फाई बी बदलता है तो इस कुंडली में जो धारा है वो उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब देखो जैसे मान लीजिए यहां पर तो हमने स्प्रिंग नुमा कुंडली ली है, आप इस तरीके की भी कुंडली ले सकते हैं, ऐसी भी एक कुंडली ले सकते हैं, इस तरीके से भी कुंडली ली जा सकती है। क्लियर? विद्युत रुद्ध तांबे के तार एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं, इस तरीके से अभी हम उसको दिखा सकते हैं। इसका भी आकार, आकृति में यदि बदलाव कर दे तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। जब क्षेत्रफल बदलता है, ए बदलता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये क्लियर हो गया? देखो बी बदलने से, ए बदलने से, अब है थीटा। अब है थीटा। थीटा का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के मध्य का एंगल यदि बदल जाए, चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का यदि कोण यदि बदल जाता है तो भी क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। देखो कैसे, इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे हमारे पास में ये कोई कुंडली है, ये क्या है? एक कुंडली है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे कुंडली है। अब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरीके से लगा हुआ है, तो इसमें क्षेत्रफल सदिश इधर और बी भी इधर। क्लियर हो गया? क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है। अब यदि आप इस कुंडली को घुमा दें, थोड़ा सा क्या कर दें? घुमा दें, तो घुमा देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? घुमा देंगे तो इस तरीके से आपने इसको झुका दिया है, इस तरीके से झुकाया कुंडली को। देखो मैंने एक तो पहले स्थिति ये थी, तब इन दोनों के बीच का कोण 0 था। अब ये वाली स्थिति के अंदर जो ए वेक्टर है वो इधर हो जाएगा, दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा वो यहां पर चेंज हुआ है। जब ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य का कोण बदलता है, मतलब थीटा बदलता है, तो भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो विद्यार्थियों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के मैंने बता दिए हैं कि मतलब बी बदल सकता है, ए बदल सकता है या थीटा बदल सकता है। जब तीनों में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तीनों में से किसी एक में भी परिवर्तन हो रहा है, इट मींस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। और जब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है इसका मतलब क्या है? देखो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का मतलब है, जैसे मैंने
यहां पर ये कोई कुंडली ली है और इसके सिरों के ऊपर, जैसे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और इन दोनों के सिरों पर यहां पर ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। ये जो मैंने E दिखाया है विशेष बनावट वाला, ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और प्रेरित विद्युत वाहक बल एक्चुअल में होता क्या है? विभवांतर ही होता है, बल नहीं है। ये भी एक्चुअल में है क्या? विभवांतर ही है। तो यहां पर इस बिंदु P और Q के मध्य क्या उत्पन्न हो गया? विभवांतर उत्पन्न हो गया। और जब दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा का प्रवाह होता है। तो जैसे बिंदु P का विभव अधिक होता है तो इधर से जो धारा है वो इधर जाएगी, कुंडली में धारा का प्रवाह उत्पन्न हो जाएगा। तो एक बार समझ लेंगे कि जब किसी कुंडली के से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उस कुंडली में से धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। यह तो पहला नियम है, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। दूसरा नियम हम आपको बता दें। दूसरे नियम के लिए हम यहां से इसको हटा देते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम क्या है? देखिए, पहला नियम तो हमें यह बताता है कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। दूसरा नियम हमें उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान को बताता है कि उस प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू क्या होगी। देखिए, दूसरे नियम का स्टेटमेंट क्या है, सुन लीजिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसका मान उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसका मान उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है। बराबर होता है, समानुपाती होता है, क्योंकि वहां पर समानुपाती स्थिरांक की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो द्वितीय नियम क्या है? देखिए, द्वितीय नियम स्टेटमेंट सुन लीजिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है। उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। परिवर्तन की दर के बराबर होता है। देखिए, इसको हम मैथमेटिकल रूप में लिख रहे हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन की दर क्या होगी। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, देखिए चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई बी से पुट कर रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर हो गई है डी फाई बी अपॉन डी टी, और इसी के बराबर होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। विद्यार्थियों, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन है तो
कैपिटल एन है तो यहां पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसका मान आ जाएगा E बराबर एन डी फाई बी अपॉन डी टी। यहां पर आप देखेंगे कि एक नेगेटिव साइन भी लिया जाता है, एक नेगेटिव साइन भी यहां पर लिया जाता है। इस नेगेटिव साइन को हम लेंज के नियम में समझने वाले हैं। लेंज का नियम हम अलग से पढ़ेंगे। देखो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं। ये जो दूसरा नियम है एक बार फिर से समझ लीजिए कि किसी कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन है तो उसको हम कैपिटल एन से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये डी फाई बी अपॉन डी टी का मतलब है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है ये, और इसका मान प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अब ये जो नेगेटिव साइन आप लोग यहां पर देख रहे हैं ये लेंज के नियम से लिया गया है। कहां से लिया गया है? लेंज के नियम से लिया गया है। और लेंज का नियम हमें क्या कहता है कि किसी कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिसके कारण से वो उत्पन्न हुआ है। अब देखिए विद्यार्थी, लेंज का नियम यदि यहां पर नहीं भी समझ में आता है तो उसके लिए आप अगले वीडियो का वेट कीजिए। अगले वीडियो में आप अच्छे से समझ लेंगे कि किसी कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये नेगेटिव साइन यहां पर हम क्यों ले रहे हैं। क्लियर? तो आप लोग यहां पर इतना ध्यान रखेंगे कि जो दूसरा नियम है उसके जरिए हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का ये फॉर्मूला मिलता है। इसे आप लोग अच्छे से दिमाग में फिट बैठा लीजिए। अब देखिए फाई बी का मान जब बदलता है, चेंज होता है, तो ही ई का मान बदलेगा। यदि फाई बी का मान स्थिर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल जीरो होगा। जब जब फाई बी में परिवर्तन होता है तब ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो दोस्तों ये था किसी कुंडली के अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पर आधारित मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख देता हूं ताकि आप लोगों को बेटर तरीके से इसे समझ पाए। विद्यार्थियों यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि दूसरे नियम पर आधारित होगा। मैं एग्जांपल को आप लोगों के सामने पुट कर रहा हूं कि हमारे पास में एक कुंडली है और वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है। कुंडली का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। देखिए एक कुंडली का तल, एक कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, लंबवत है। यदि कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है, यदि कुंडली से संबद्ध मतलब जुड़ा हुआ, कुंडली का संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कितना है? चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर 2t² - 6t + 9 मिलीवेबर, मिलीवेबर। ये हमें किसकी वैल्यू दे रखी है? फाई बी की वैल्यू दे रखी है। चुंबकीय फ्लक्स है तो t बराबर 5 सेकंड पर, t बराबर 5 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। पहला तो हमें यही दे रखा है कि जो हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ में जो कुंडली है वो 90 डिग्री के कोण पर, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में है, दोनों के मध्य का कोण 0 डिग्री है। क्लियर?
ये हमें फाई की वैल्यू दे रखी है, फाई भी बराबर दे रखा है 2t² माइनस 6t प्लस 9 मिली वेबर। मिली वेबर का मतलब हो गया 10 की घात माइनस 3 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2t² माइनस 6t प्लस 9 और ये आगे गुणा में 10 की घात माइनस 3 वेबर। ये हमारे पास में आ गया है फाई बी का मान। किसका मान आ चुका है? फाई बी का मान आ चुका है। इसके साथ में हमें t बराबर 5 सेकंड दे रखा है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? दूसरे नियम से हमने अभी देखा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है माइनस डी फाई बी अपॉन dt। यदि हमें फेरों की संख्या भी दी हुई होती तो वो यहां पर हम पुट कर देते। यदि फेरों की संख्या नहीं दे रखी इट मींस उसमें फेरे हम एक लेकर चलेंगे। तो देखिए माइनस का साइन ये पढ़ाई है डी फाई बी अपॉन dt। फाई बी की वैल्यू में यहां पर पुट कर देता हूं। फाई बी का मान कितना है? 2t² माइनस 6t प्लस 9 इंटू 10 द पावर माइनस 3 ये हमें दे रखा है। अब हम इसको t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो तो क्या आ जाएगा? E बराबर माइनस का साइन तो ये बाहर पढ़ाइए, ये वाला माइनस का साइन। अब देखिए 2t² का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा? ये दो तो एज इट इज, ये दो तो एज इट इज। फिर इससे t² का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो t² का हो जाएगा 2t। देखिए अक्ष की घात n का फॉर्मूला हमने यहां पर लगाया है। अक्ष की घात n का उपलन क्या होता है? n अक्ष की घात n माइनस 1 होता है। ये फॉर्मूला हमने, तो अक्ष की घात यहां पर 2 थी तो 2 घात है तो 2, अक्ष की घात 2 माइनस 1 तो अक्ष की घात 1 रह गई तो 2t हो गया। कितना हो गया? 2t। फिर माइनस में 6 तो एज इट इज, ये तो कांस्टेंट है, माइनस में 6 एज इट इज। इस t का करोगे तो 1 हो जाएगा। यहां पर n का मान 1 है तो 1 अक्ष की घात 1 माइनस 1 0 हो गया तो 1 इसकी वैल्यू आ गई है 6 गुणा 1। फिर प्लस में 9 यहां पर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो ये आ गया 0 और गुणा में इसके चल रहा है 10 की घात माइनस 3, 10 की घात माइनस 3। ये हमें मिल चुका है E का मान। तो देखिए E का मान और है, कैलकुलेट कर लीजिए। E बराबर माइनस 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस में 6 हो गया इंटू में 10 द पावर माइनस 3। देखिए ये हमें मिल चुका है वोल्ट में। किसमें मिल चुका है? वोल्ट में। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं E बराबर माइनस 4t माइनस 6 मिली वोल्ट। क्लियर? हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखिए कि t बराबर 5 सेकंड पर विद्युत वाहक बल क्या होगा। अब हम इसे t का मान कितना पुट कर दें? 5 पुट कर दें तो E बराबर क्या आ जाएगा? t बराबर 5 रखने पर, t बराबर 5 रखने पर 5 पुट कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? बोलिए E बराबर माइनस 4 गुणा में 5 माइनस में 6 मिली वोल्ट। देन हमें क्या मिल रहा है? 20 माइनस 6 तो ये 14 मिल गया तो माइनस में 14 गुणा 10 की 14 मिली वोल्ट हमारे पास में आ चुका है। ये हमारे पास में इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया है, इसका लास्ट रिजल्ट प्राप्त हो गया है दोस्तों। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने देखा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।